हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये है तीसरा वीडियो हमारा इकोनॉमिक्स का। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इससे क्या है इकोनॉमिक्स, बैंकिंग सिस्टम कैसे है, इंडिपेंडेंस से पहले बैंकिंग कैसा था, क्यों इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। एक फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अगर पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा और अभी अपडेट क्या है वो भी समझ में आएगा। अगर अभी जो चल रहा है वो हम पढ़ें और बाकी का चीज़ हमें नहीं पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसे क्यों लागू करते हैं, ये क्यों एग्जिट स्टेज में आया, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या कि हमें एक शुरुआत से लेके पढ़ना चाहिए। तो अभी ये मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? बैंक जो है आरबीआई, उसका एक काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जब कोई चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्केट में मान लेते हैं कि कोई गुड्स है, सामान वो कम है और पैसा ज़्यादा है। पैसा क्या है? मनी ज़्यादा है और सामान कम है, तो क्या होगा? जो कम है उसका डिमांड बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होता है। अगर पहले मान लेते हैं एक 10 रुपये और एक ही सामान, तो 10 रुपये में सामान मिल रहा था, अभी भी एक ही सामान है, पर पैसा मार्केट में ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगा किसी भी तरीके से। तो अब इस चीज़ का दाम कितना हो जाएगा? 20 रुपये, 100 रुपये, 30, जितना ज़्यादा पैसा है मार्केट में उतना ज़्यादा दाम हो जाएगा। तो हो सकता है मार्केट में इतना पैसा हो, पर कुछ लोगों के पास जो उनके पास कम पैसा है, उनके लिए तो प्रॉब्लम बन जाएगा ना, उनके लिए सब कुछ महंगा हो जाएगा। फिर तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आरबीआई क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और डिफ्लेशन को भी। पहले इन्फ्लेशन समझ में आएगा, कोई भी चीज़ महंगा हो जाता है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया, मान लो जो अभी मार्केट में क्या हुआ, गुड्स बहुत ज़्यादा सामान बढ़ गया, गुड्स बहुत ज़्यादा हो गया, होर्डिंग था या सब लोग निकाल दिया सामान को, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जो बिजनेसमैन जो कुछ सामान बनाए होंगे, मान लेते हैं कोई चॉकलेट बनाया होगा कंपनी, एक चॉकलेट का दाम 20 रुपये है। अब वैसा ही बहुत ज़्यादा चॉकलेट बहुत सारा कंपनी बना लिया होगा। अब उस जो कंपनी ए था उसका चॉकलेट मान लेते हैं 20 रुपये में था एक चॉकलेट, जो सही बैलेंस था, पर वो बिक नहीं रहा है। तो क्या बोलेगा? चलो तुम 15 रुपये में ले लो, 10 रुपये में ले लो। अब कभी कभी इतना ज़्यादा सस्ता हो जाता है, इतना सामान, इतना ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाता है कि उसको अपना जितना उसको पैसा लगा था बनाने में, जितना लोगों को सैलरी देने में लगा था, कंपनी को संभालने में लग रहा है, उतना भी पैसा उसका निकल नहीं पा रहा है। तो अब क्या होगा? बिजनेस सब छोड़ने लगेगा कि मेरा पैसा निकल नहीं रहा है, तो बिजनेस छोड़ देते हैं, अब क्या करना। और फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, जो बिजनेस में जितना ज़्यादा लोग एम्प्लॉय थे, जितना काम करते वो भी हट जाएगा। तो इस चीज़ को भी बैलेंस रखना है कि बहुत ज़्यादा सस्ता भी कोई चीज़ नहीं हो जाना चाहिए, इससे भी प्रॉब्लम होगा, एक बैलेंस नहीं बना रहेगा हमारे सोसाइटी में। तो अब इसके लिए क्या करते हैं? इसको रेगुलेट कौन करती है? आरबीआई। आरबीआई एक ऐसा बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट 9 के द्वारा ही बनाया गया है, और जो ये है एक्ट के द्वारा बनाया गया है। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट सजेशन भी दे सकती है कुछ चेंज लाना हो तो, पर हाँ ज़्यादा इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो आरबीआई अपने तरीके से सारा काम करती है। पर हाँ, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर महंगाई लगातार 9 महीने तक अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है आरबीआई, तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि वो नहीं कर पा रही है। फिर पार्लियामेंट के लिए भी को भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया, पार्लियामेंट के भी जवाबदेही है आरबीआई कि क्यों काम नहीं हो पा रहा है, तो ये सब क्यों है। अब हम देखते हैं कि आखिर में कंट्रोल कैसे करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। उसके लिए 2 टूल्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक है क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स, अगर ये आपको स्लो लग रहा हो तो आप फास्ट करके वीडियो में होता है आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा कैपेसिटी ऐसा ही स्लो करने का है, मैं फास्ट पढ़ा नहीं सकती हूँ। तो क्योंकि फास्ट पढ़ने में फ़ायदा नहीं है। अगर आप फास्ट देखना चाहते हो तो यूट्यूब आपको ये दिया हुआ है प्रॉफिट, आप फास्ट करके देख सकते हो, जिसको स्लो देखना है वो स्लो देख सकते हो। क्वांटिटेटिव में क्या आता है? ये होता है इनडायरेक्ट टूल। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इनडायरेक्ट टूल है, ये क्वालिटेटिव डायरेक्ट टूल है। तो इनडायरेक्ट में क्या आता है? रिजर्व, जो पहले हमने पढ़ा रिजर्व रेशियो, इसमें क्या आ जाएगा? रिजर्व रेशियो, CRR और SRR। सेकेंड क्या आ जाएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन
मार्केट ऑपरेशन। CRR हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है क्या होता है SLR, ये आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। CRR का मतलब होता है कि कुछ परसेंटेज जो है वो तय करती है RBI कि कोई भी जो कमर्शियल बैंक है वो क्रैश अचानक से भीड़ ना लग जाए, उसको कैश को जरूरत पड़ जाए, अगर वो सारा पैसा लोन में घुमाते रहेंगे तो लोग आएंगे तो उसको क्या पैसा देंगे जैसा डिपॉजिट है, तो इसके लिए उसको कुछ पैसा रखना पड़ता है RBI में इमरजेंसी केस में, तो उसको बोलते हैं CRR, वो सिर्फ कैश के रूप में हो सकता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR का मतलब होता है कि आप इसको 3 फॉर्म में रख सकते हैं, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप्रूव्ड बाय RBI, ये नहीं कि हम बॉन्ड निकाले तो मेरा सिक्योरिटी करो, तो ये सब चीज़ में आप इसके रूप में भी आपको कुछ परसेंटेज रखना होता है। मतलब अभी जो है वो 25% तक आपको इतना दोनों मिला के रखना है, किसी का 18% है, किसी का 5% है, इस तरीके से आपको रखना है इमरजेंसी केस के लिए। CRR में कोई फायदा नहीं होता बैंक को, SLR में फायदा होता है, गवर्नमेंट जो है उसे 1% का इंटरेस्ट देती है। तो ये हो गया CRR SLR, ये क्वांटिटेटिव। इसको टूल क्यों बनाया गया है? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा माल लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, पैसा होने से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन में ये टूल कैसे काम करेगा CRR SLR? जब इन्फ्लेशन बढ़ गया हो तो RBI क्या करेगी, CRR अगर मान लो 4% था तो इसे बढ़ा करके 7% कर देगी। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में बहुत पैसा है, अगर CRR बढ़ जाएगा तो RBI के पास अदर बैंक के पास पैसा घुमाने के लिए कम पैसा रहेगा, तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा लगाएगी, ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएगी तो लोग पैसा लेंगे नहीं और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो CRR बढ़ जाएगा जब महंगाई होगा, इन्फ्लेशन होगा। SLR में भी सेम केस है, उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जब बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक के पास पैसा घुमाने के लिए, लोन में घुमाने के लिए कम होगा, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएगी, फिर लोग लेंगे नहीं और इस तरीके से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा और दाम सबका बैलेंस रहेगा। रिसेशन के काम में उल्टा हो जाएगा, जब रिसेशन हो, मार्केट में पैसा कम है तो ये SLR को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, CRR को भी कम कर दिया जाएगा। जब SLR और CRR कम हो जाएगा तो बैंक क्या कम इंटरेस्ट में लोगों को पैसा देने लगेगी, बैंक को भी तो अपना प्रॉफिट चाहिए, तो कम पैसा में देगी तो लोन ज़्यादा लेंगे, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा और बैलेंस रहेगा। समझ में आ गया? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्वांटिटेटिव टूल का दूसरा पार्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत हुआ तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट RBI को कुछ अपना सिक्योरिटी देगी। सिक्योरिटी मतलब होता है एग्रीमेंट, मतलब गवर्नमेंट RBI को ये बोलती है तुम हमको अभी 1 करोड़ रुपया दो, हम ये साइन कर लो, बॉन्ड साइन कर लेते हैं, तुम हमको 1 करोड़ दो, अभी हमको ज़रूरत है गवर्नमेंट को, बाद में हम तुमको 1 करोड़ 10 लाख दे देंगे, 1 करोड़ 15 लाख दे देंगे, ये एक एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड होता है। तो अब RBI गवर्नमेंट से खरीद लेती है। अब RBI को भी कुछ प्रॉफिट चाहिए तो वो अलग अलग बैंक को भी बेचती है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन। मान लो सेल और परचेज भी करती है। मान लो जो RBI है उसको पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो भी वो लोगों को लोन देगी, तो बैंक को क्या बोलती है, तुम पैसा हमको तो हम तुमको बॉन्ड देते हैं, बॉन्ड देंगे, बाद में तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट से पैसा देंगे, तो बैंक तो खुश, चलो लोगों से इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पर इसके पास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अगर मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो ये क्या करेगी, अपना जो एग्रीमेंट था, बॉन्ड था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी था, वो सेल करेगी। RBI क्या करता है, सेल करेगी। फिर अगर उसके दूसरे केस में जब मान लो मार्केट में पैसा कम है तो RBI क्या करेगी, पैसा तुमको दे रहे हैं, तुम हमको अपना जो गवर्नमेंट था वो सिक्योरिटी है, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट है हमको तुम परचेज खरीद लीजिए। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा है रेट पॉलिसी। रेट पॉलिसी रेपो रेट को बोलते हैं, रेट पॉलिसी रेट या रेट पॉलिसी। इसमें 3 चीज आ सकता है, बैंक रेट, आई होप दिख रहा हूँ, बैंक रेट, शॉर्ट में लिखा हुआ है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, RRR, और एक होता है स्टैंडिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो ये रेट है, रेपो रेट ऑफ बैंक को, इसको लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहते हैं।
और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो अलग होता है। अब एक एक करके हम सबको देखते क्या होता है। बैंक रेट क्या होता है? सबसे पहले हम बैंक रेट को समझते हैं बहुत अच्छे से। ये सब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में, डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का होता है जब मार्केट में पैसा कम हो तो बोलते हैं डिफ्लेशन, जब ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन। बैंक रेट का मतलब क्या होगा? जब कोलैटरल कुछ ना देना पड़े। हम अगर आरबीआई से अदर बैंक को लोन लेना लॉन्ग टर्म के लिए, पहला क्या है इसमें? लॉन्ग टर्म। कोलैटरल नहीं, कुछ भी गिरवी ना रखना पड़े लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। ये अदर बैंक किससे लेती है? आरबीआई से। आरबीआई से अदर बैंक, तो इसे बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट का एक और फायदा है कि ज़्यादा होता है। बैंक रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है इसमें। बैंक रेट का जो इंटरेस्ट है उसी से हम लोग फाइन भी लगाते हैं, मतलब आरबीआई फाइन लगाती है। अगर मान लो जो सीआरआर और एसएलआर जो नहीं रख रहा है, कुछ बैंक है मान लो वो अपना पूरा छुपा के क्या किया, वो अपना सीआरआर एसएलआर सब लॉन में घुमा दिया अपना प्रॉफिट के लिए, तो अब बैंक उसमें पेनल्टी डालती है। पेनल्टी बैंक रेट से ही तय होता है। मान लेते हैं बैंक रेट है 3%, मान लेते हैं बैंक रेट है 5% इंटू 5%, मतलब अगर 100 करोड़ रुपया है बैंक के पास, मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर 100 करोड़ रुपया सब जो आज मान लो कोई 120 मान लो आज कोई 110 करोड़ जमा किया और 10 करोड़ आज ही का आज सब लोग मतलब कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए निकाल लिया, तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कुछ 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का जो कुछ फिक्स होगा सीआरआर 4%, तो 4 करोड़ अगर 15% ऐसा लगा तो वो इतना उसका रखना होगा बैंक के पास। अब अगर वो सीआरआर ऐसा नहीं रखता है तो वही 100 करोड़ में से नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी से उसको पेनल्टी कितना देना पड़ेगा? जितना बैंक रेट है प्लस 3%। मान लो बैंक रेट था 5%, तो अब देना कितना पड़ेगा? 8% पेनल्टी एक बार में। अगर एक बार वो अपना फुलफिल नहीं किया, अगर दूसरा बार वही हरकत करता है तो उसको 5% देना पड़ेगा। जितना बैंक रेट है प्लस 5%, तो 10 करोड़ देना पड़ेगा पेनल्टी के लिए। अगर वो दोनों बार ऐसा लगा सीआरआर पूरा नहीं कर पाता, तो ये बैंक रेट यहाँ भी काम आता है, तो आप तो समझ सकते हैं। दूसरा है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। कभी कभी कहीं लिखा है पॉलिसी रेट, तो इसका मतलब होता है रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए था शॉर्ट टर्म के लिए। और इसमें क्या होता है? कोलैटरल देना पड़ता है, गिरवी देना पड़ता है, पर गिरवी जो एसएलआर के पास था गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो नहीं हो सकता है। आरआर में क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होगा और कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अदर बैंक क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट से खरीदते रहती है, तो वो सिक्योरिटी अगर आपके पास है तो वो आप कोलैटरल दो आरबीआई को, तो तब आपको शॉर्ट टर्म के लिए इसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? इसका रिवर्स हो गया। जब आरबीआई क्या करती है? बैंक से लोन लेती है। बैंक से लोन लेने का मतलब क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा पैसा है बैंक के पास, तो वो क्या आरबीआई क्या सोचते हैं? इसका जो पड़ा हुआ है पैसा घुमा रहा है लोन में, हम ही रख लेते हैं, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में, फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। तो बोलती है तुम दो हमको, हम तुमको बाद में इंटरेस्ट के साथ दे देंगे। तो इसका जो आरआर जो होता है रेपो रेट मान लेते हैं 4%, तो एसएलआर जो होगा ये रिवर्स रेपो रेट आरआर के -1 होगा। अगर ये 4% है तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? -1, मतलब 3%। रिवर्स रेपो रेट -3%। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो भी एक तरीके का लोन ही होता है, मतलब रेपो रेट जैसा ही है, पर वो क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक रात के लिए होता है और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसमें जो सिक्योरिटी है, अगर बैंक के पास कुछ नहीं तभी तो ले रहे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक को ऐसे ही कोई इमरजेंसी आ गया होगा, नहीं कुछ होगा तभी ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि उसको जो एसएलआर में जो सिक्योरिटी था वो इमरजेंसी केस में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो इसमें लोन दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें वो जो एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी था उसको भी गिरवी रखा जा सकता है। और ये ज़्यादा होता है रेपो रेट से +1, रेपो रेट से +1। अगर रेपो रेट 4 है तो ये 5% होगा, सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंक रेट और MSF सिमिलर होता है। अगर 5% है तो बैंक रेट भी 5% होगा, उसके बाद रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगी? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, वही सेम चीज़ है। जब मान लो बहुत ज़्यादा महंगाई होने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है मार्केट में, बहुत ज़्यादा पैसा आने का मतलब इन्फ्लेशन, तो अब क्या करना है? बैंक से पैसा को खींचना है, तो क्या करेगी? रेपो रेट को बैंक क्या करेगी? RBI बढ़ा देगी कि अब जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक लोन नहीं लेगी, उससे मार्केट में पैसा कम जाएगा। उसी तरह रिवर्स रेपो रेट, क्या रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम मेरे पास ज़्यादा पैसा रखो, हम तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, वो भी बढ़ जाएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तो बढ़ेगा ही। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है ये टूल्स के द्वारा। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या है? ये होता है, अब जैसे क्वालिटेटिव टूल्स मतलब होता है मार्जिन, मार्जिन बोल सकते हैं। पहला लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो। अगर हमें बैंक से लोन चाहिए, तो हम मेरे पास 1 लाख का गहना है, 1 लाख गहना लेके गए बैंक के पास, तो वो मुझे 1 लाख नहीं देगी, वो कभी 60,000 देती है। तो ये जो तय किया जाता है कि जो हम अगर 1 लाख का गहना लेके गए तो वो हमको 60,000 देगी कुछ बिजनेस करने के लिए, तो ये कितना रेशियो होना चाहिए? तो ये होता है क्वालिटेटिव टूल्स, इसको बोलते हैं वैल्यू टू लोन टू वैल्यू रेशियो। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है, मार्केट में पहले से बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? इसको बढ़ा दिया जाएगा। वो कहा जाएगा कि नहीं, वो 1 लाख दे रहा है तो उसको बदले तो 50,000 ही दो। अगर मान लो मार्केट में पैसा कम है तो कहा जाएगा कि नहीं ये 1 लाख दे रहा है तो 80,000 इसको दे दो। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल किया जा सकता है। लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब कोई चीज़ गिरवी रख रहे हैं, उसके बदले हमको कितना पैसा दिया जाएगा। दूसरा है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। इसमें भी वही चीज़ है, जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे कार लेने गए तो स्कूटी लेने गए, स्कूटी में क्या कहा जाता है कि ये 1 लाख का स्कूटी है, आप इसको डाउन पेमेंट कितना करोगे? तो 30,000 40,000, जिस तरीके से रहा कि हाँ अगर ज़्यादा बेचना है मार्केट में, वैसे कि हम आपको EMI आप खरीद लो, अगर उसको सप्लाई कम है तो ठीक है आप 20,000 दो, 30,000 दो। तो इस तरीके से तय किया जाता है डाउन पेमेंट। और ये हो गया थर्ड। इसमें तीसरा होता है मोरल सुएशन। इनडायरेक्ट मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में होता है बैंक अपना बताएगी कि क्या क्या पॉलिसी बना रही है और किस तरीके से ठीक करना है, नहीं करना है। सब मीटिंग टाइम टू टाइम सारा बैंक के साथ मीटिंग रखा जाता है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऐसे रूल बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है मोरल सुएशन, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वालिटेटिव टूल्स में आता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन वही पेनल्टी लगाना CRR SLR के बीच में अगर जो फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स, कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को RBI कंट्रोल करती है। अब ये इसको कंट्रोल बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्या? नहीं, अभी 5 मिनट और देखो। अब हर चीज़ में क्या होता है मेरिट और डिमेरिट। इसमें भी क्या होगा मेरिट और डिमेरिट। मॉनेटरी पॉलिसी तो बन गया, ये चलो कर जाए कंट्रोल, पर इसमें क्या होता है ना, ये कभी कभी इतना होने के बाद भी ये कंट्रोल इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि क्या डिफ्लेशन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाता है? क्योंकि बहुत सारा कारण है इसका। क्योंकि पहला तो ये है कि बैंक, बहुत लोगों का बैंक अकाउंट, अभी तो बहुत लोगों का हो गया, सबका बैंक अकाउंट है नहीं। बैंक अकाउंट है भी तो लोग क्या करते हैं, बैंक अगर हम CRR मतलब मान लो रेपो रेट बैंक बढ़ा दी, RBI बढ़ा दी, तो बैंक ऐसा तो है नहीं कि रेपो रेट पर निर्भर है कि बैंक से लोन लेंगे तभी लोन घुमाएंगे। बैंक का तो मेन, उसके पास रॉ मटेरियल जो है, बैंक के पास जो मेन चीज़ है लोन घुमाने के लिए, वो तो डिपॉजिट होता है, जो हम और आप डिपॉजिट करते हैं। हम लोग जो होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको अदर जो अल्टरनेटिव इन्वेस्ट करने का तरीका है वो पता नहीं है इंडिया में। अमेरिका में क्या होता है
कि जो इन्वेस्ट बहुत सारा तरीका होता है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और उनका जीडीपी इस तरीके से बढ़ता है। हमारे यहाँ लोग उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है इन्वेस्ट करने में अलग अलग फील्ड में। वो बहुत से बहुत क्या समझते हैं कि जाके फिक्स डिपॉजिट कर लो, जो थोड़ा मिडिल क्लास है, जो थोड़ा समझदार है, वो जाके फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, 4-5% इंटरेस्ट मिल जाता है। खैर ये चीज़ तो बाद में पता चलेगा कि ये सही है गलत है। 4% इंटरेस्ट मिल गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया 10%, तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तो इस तरीके से हुआ कि क्या था, अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि हाँ जो दूसरी जगह खर्च करते हैं इन्फ्लेशन के साथ वो मैनेज हो जाएगा, तो हमारा पैसा बढ़ेगा, ऐसे ऐसे होते जाएगा। तो हम लोग जाके फिक्स डिपॉजिट करते हैं। बैंक के पास इंडिया में बहुत ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट है, वो उसी को लोन में घुमाते रहती है। अब बैंक रेपो रेट करे, CRR करे, SLR करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। CRR SLR थोड़ा फर्क पड़ भी सकता है, रेपो रेट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिट है। ये ड्रॉबैक में होंगे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का ड्रॉबैक ये हो गया कि फिक्स डिपॉजिट बहुत रहता है बैंक के पास। CRR वो रेपो रेट को बढ़ा दे तो भी इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, तो वो चलते रहेगा। दूसरा है कि सबका बैंक अकाउंट है नहीं, सबका बैंक अकाउंट है नहीं, तो वो लोन इधर उधर से लोगों से लेती है लोग। कोई जो अलग होता है, क्या बोलते हैं उसको, मनी लैंडर, जमींदार, ये लोग से कि हाँ तुमको पैसा देंगे, फिर वही पैसा जमा कर करके फिर मार्केट में उतारती है, इस तरह पैसा बढ़ते जाता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है। मान लो सब्सिडी, जैसे मनरेगा हो गया, मनरेगा में पैसा अचानक गवर्नमेंट देने लग गई, तो और जो कंट्रोल पैसा किया जा रहा था कि हाँ पैसा लोगों के हाथ में कम है, तो अब डिमांड ज़्यादा होने लगेगा, तो वो जो सब्सिडी है वो भी जाके इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें, उनका पॉलिसी में। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है। फिर करप्शन, ब्लैक मनी, ये सब होर्डिंग होता है, ये सब चीज़ की वजह से 4-5 ड्रॉबैक की वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी वो ठीक से चल नहीं पाता है। तो ये सबको ठीक करने का ज़रूरत है। तो इसलिए ये सब चीज़ की कमी की वजह से क्या हुआ था, हाँ फिर मानसून से कुछ बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, सामान सप्लाई कम होने लगा, ये सब ये जो नेचुरल कैलेमिटी है इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब ड्रॉबैक है। अब मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हो ब्लॉग रोड के वीडियो को। तो ये चीज़ है। फिर क्या क्या है, पहला क्या है कि पहला ये है कि डिपॉजिट अल्टरनेटिव, लोग अवेयर नहीं है अल्टरनेटिव इन्वेस्ट करने के लिए, तो डिपॉजिट रखते हैं। दूसरा है फिनेंशियल इंक्लूजन, सब लोगों का बैंक अकाउंट होता नहीं है, सब लोग अपना बैंक में पैसा रखते नहीं है, तो लोगों के मनी लैंडर के पास पैसा जाता है, उसको देता है, उधर ही अपना सेटल करते रहते हैं, तो बैंक के पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहता नहीं। तीसरा हो गया नेचुरल कैलेमिटी, अगर अचानक से सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, या ग्लोबल कुछ वार हो गया, फिर तेल का दाम महंगा हो जाएगा, तो इस वजह से भी वो मॉनेटरी पॉलिसी थर्ड ये हो गया। चौथा क्या हुआ था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, अनऑर्गेनाइज मनी, वही मनी लैंडर, ये सब। और फिर क्या था, ब्लैक मनी, करप्शन, ये सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा पैसा रहता है उधर से उधर, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहता नहीं है बैंक के पास, तो इसकी वजह से भी मनी सप्लाई उतना, अगर बैंक अपना रेपो रेट बढ़ा के बैठी हुई है पर उधर से अलग ही चल रहा है, ब्लैक मनी का लेन देन, पैसा पूरा बढ़ा जा रहा है नेशन में, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो अब क्या किया जाए, अब इसका प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी जरूर होगा। तो 2009 से 13 के बीच में बहुत ज़्यादा 10% या इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन चला गया था। तो RBI के जो गवर्नर थे रघुराम राजन, वो बोले कि इससे काम नहीं चलेगा, हम उसके लिए कुछ करते हैं। तो उन्होंने कमेटी बनाया, उर्जित पटेल कमेटी, उन्होंने कुछ रेकमेंड दिया था। ये वीडियो इसको ख़त्म ही कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है उर्जित पटेल कमेटी का जो रिकमेंडेशन दिया था। तो ये सब से लड़ने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो उर्जित पटेल कमेटी का ये था रिकमेंडेशन। कमेटी का था ये कि जो आप WPI, जो पहले मॉनेटरी पॉलिसी को जो बनाया जाता था, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखें। हम CPI और WPI पढ़ेंगे, पर थोड़ा नॉलेज उसके बारे में आपको भी होगा, तो हम अभी भी कर देते हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, वो होता है कि सिर्फ गुड्स पे देखते हैं कि कितना लोग खरीदने का पावर है लोगों को, उस पर निकलता है कि कितना लोग खरीदने का पावर है, कितना लोग खरीद रहे हैं, उसमें सर्विस को नहीं रखा जाता है। पर CPI में सर्विस एंड गुड्स दोनों को रखा जाता है।
तो जो उर्जित पटेल का पहले कहना था कि आप जो इन्फ्लेशन को तय कर रहे हैं, आप जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, वो WPI को ध्यान में रख के बना रहे हैं, ये गलत है। आप शुरू कीजिए CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, उनका कितना खर्च करने का ये है। CPI अगर 2% है तो मान लो उसका 2% पहले, अगर वो एक कोई 2% है, 10% है, तो कोई चीज़ मान लो पहले 10 रुपये में खरीदते थे तो अभी 20 रुपये में वो खरीद रहे हैं, मतलब CPI 10% महंगाई है, तो CPI 10, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो इसको कहा गया है कि आप CPI को रेपो रेट से हमेशा कम रखो, जो रेपो रेट आप रख रहे हैं CPI से कम रहना चाहिए। दूसरा ये बोला गया था कि गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, इसको RBI को गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करेगी कि आप देखिए कैसे कैसे सप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप सप्लाई को ध्यान में रखिए। बैंक से जो भी चीज़ डिमांड के साइड में वो देख सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, पर सप्लाई जो हो रहा है वो तो गवर्नमेंट ही तय करेगी कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, और या सब्सिडी लिंकेज ये सब है, वो सब करप्शन ये सब आप कंट्रोल करवाइए अपना जो भी एजेंसी है उसके द्वारा। तो ये सब गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको सबसे बड़ा तो ये चीज़ है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो ब्लैक मनी है, होर्डिंग है, सप्लाई साइड है, ये सब चीज़ को ध्यान में तो गवर्नमेंट को ही रखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो तीन बातें CPI को अपडेट किया, CPI कम होना चाहिए रेपो रेट से, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और क्या था, एक टारगेट बनाइए आप, ऐसे मतलब नहीं चलेगा, आप एक टारगेट, सबसे बड़ा बात कहा गया था टारगेट रखिए, टारगेट होना चाहिए। आप रखिए कि हमको इतना टारगेट में इन्फ्लेशन को रखना है, बहुत ज़्यादा कम भी इन्फ्लेशन हो जाएगा तो दिक्कत है, ज़्यादा भी इन्फ्लेशन हो जाएगा तो दिक्कत है। आप ये रखिए कि 4 ± 2 होना चाहिए इन्फ्लेशन, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर बोला कि आप 1 साल के लिए पहले काम कीजिए, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा है, तो आप ये काम करके देखिए, आपका 2-2% हर साल 2-2% आपका घट जाएगा, फिर आपको अपने हिसाब से अपना कर सकते हैं। क्योंकि और सभी देश का भी जो इनका जो केस स्टडी था वो अलग अलग देश का भी वो ध्यान में रख के पढ़ के वो ये सब बताया था कि आप ये सब टारगेट आपको रखना बहुत जरूरी है, बिना टारगेट का ये सब उलझ जाएगा, बिना टारगेट का कुछ नहीं हो पाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है RBI को, तो RBI को भी हर टाइम गवर्नमेंट को सपोर्ट ये करना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है नहीं हो रहा है। RBI को गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ेगा टू गवर्नमेंट। अगर RBI, हाँ, फिर ये भी कहा गया था उर्जित पटेल कमेटी में कि सिर्फ गवर्नर तय नहीं करेगी, आप एक कमेटी बनाइए जिसमें RBI का गवर्नर हो और एक चेयरमैन हो, जिस चेयरमैन हो और डेप्यूटी चेयरमैन हो, एक एक्सपर्ट पर्सन हो और 3 पर्सन हो एक्सपर्ट इस फिनांस की। तो इस तरीके से एक आदमी के हाथ में पावर नहीं जाएगा, 3 आदमी मिलकर अपना अच्छा पॉलिसी बनाएंगे। तो एक आदमी के मॉनेटरी पॉलिसी में 3, 4, 5, 6 आदमी को लेके आओ तो काम होगा। फिर दूसरा कहा गया था, ये 4 काम भी था पॉलिसी बनाने के लिए, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, तो ये सब कहा गया था। कुछ छूट रहा होगा तो देख लेंगे, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें हो जाएगा। तो ये सब कहा गया था, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टूल्स है हमारा उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी का। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम है, और जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई इसका बात माना भी गया और ठीक भी हुआ, अभी चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। तो ये था, और भी कुछ काम किया जा सकता है, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। तो ये सब खत्म हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। फिर अपडेट कुछ होगा तो देखेंगे, आप भी न्यूज़ में देखते रहो तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।